एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 की एक्सक्लूसिव कवरेज में आप जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ की जो है वो प्राइम डिग्निटरीज बैठी हुई है। हरबंस लाल जी हमारे साथ बैठे और बहुत सारे बाकी लोग हैं। आज एक प्रेस वार्ता हुई है, जैसा कि आपको पहले से ही जो है वो हमने कुछ और जगहों पर भी बताया था कि रिटर्निंग जो है वो प्रोविडेंट फंड की बात करें या फिर इंडस्ट्रीज़ वालों की बात करें, वहाँ पर भी जो है वो कुछ हद तक उनको रिटर्न जो है वो पैसा नहीं मिल रहा है। ESIC को लेकर के यहाँ पर भी कुछ मामला जो है वो सामने आया हुआ। पूरी डिटेल क्या है ये बात करते हैं हरबंस लाल जी से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो आज की प्रेस वार्ता में बात सामने लाई गई है, ESIC और EPFO जो है वो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड बातें हैं, क्या है जो डिटेल है इसकी? इसमें ऐसे है जो हमारा प्रोविडेंट फंड और ESI है, हम जो दोनों डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, पर इनकी जो फंक्शनिंग है वो अप टू द मार्क नहीं है जी। जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड है जी, ये इन्होंने बोलते हैं हम सारा ऑनलाइन किया हुआ है। पर एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर किसी ने जॉइंट डिक्लेरेशन फार्म है, किसी का अपने KYC करवानी है, तो वो उसको किश्तवाड़ से भी आना पड़ता है, उधमपुर से भी आना पड़ता है, कठुआ से भी आना पड़ता है, जम्मू के लिए। हाँ, तो ऑनलाइन का क्या मतलब हुआ? फिर ऑनलाइन का ये होना चाहिए हम अपना PDF बना के इनके पास भेज दें जी। तो दूसरा ये है कि जैसे जो इंडस्ट्री बंद हो गई हुई है 19 से पहले की, अब ये उसको बोलते हैं कि आपका पैसा नहीं निकलेगा, आप ऑफलाइन अप्लाई करो। ऑफलाइन अप्लाई करो तो ये कंडीशन रख देते हैं कि आप जो फार्म है आपने भरवाना है एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर तो बंद करके चला गया और उसको नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे बैंक वाले से भरवा के लाओ। बैंक क्यों भरेगा हमारा फार्म 19 है, मेरी स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट से टैली करो। तो बैंक वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बैंक की जो मेरा अगर उसके पास अकाउंट है तो वो उसको वेरीफाई कर सकता है। तो ये अननेसेसरी हर्डल खड़े करते हैं। KYC करवाने के लिए भी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, एग्जिट अगर एम्प्लॉयर नहीं करेगा, मेरी अगर नहीं बनती है उसके साथ, मुझे निकाल दिया है, वो मेरा एग्जिट ही नहीं करता तो मेरा आगे PF नहीं मिल पाता। तो ऐसे कई मामले हैं। हमारे यहाँ 2-3 वर्कर अभी आए हुए हैं हमारे पास, वो 60+ हो गए हुए हैं, उन्होंने अप्लाई किए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, पर उनको आज तक कोई उनका PF नहीं मिला है। तो ये सारे चक्कर फॉर्मेलिटियाँ करने के बावजूद भी उनको नहीं मिला है। तो यही मुद्दा है कि मतलब ऑनलाइन का जो इन्होंने सिस्टम रखा हुआ वो बराए नाम है, लेकिन उसके अलावा जो है वो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये तो एक पार्ट हुआ ना, एक जो हमारा जो ऑनलाइन का सिस्टम है अप टू द मार्क हमने कहा है, ये नहीं कि पूरा हम डिनाई कर रहे हैं, पर उसमें जो बाकी की समस्याएं आती हैं वो नहीं हो रही हैं। दूसरा, अभी प्रोविडेंट फंड वाले हैं, इनको हमने रिटर्न में कंप्लेंट की है, कम से कम 10 इंडस्ट्री के नाम दिए लिख के कि वहाँ PF की कवरेज नहीं है। पिछले 5-5 साल से इंडस्ट्री चल रही है, वो अपना इंसेंटिव ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, तो ये अधिकारी जवाब देंगे इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की उनके ऊपर। अगर कोई एम्प्लॉयर मेरा पैसा नहीं देता है तो 7A में हम कंप्लेंट डाल सकते हैं प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास। तो उसने मैंडेटरी है कि उसने दोनों पार्टियों को बुलाना, उस पार्टी का रिकॉर्ड मंगाना है। हमारा इधर 1-2 वर्कर और भी आया हुआ है, वो पिछले 5 साल से इसी चक्कर में घूम रहा है कि मेरा पैसा नहीं, उसने काटा हुआ है, हम उसको एविडेंस भी दे रहे हैं। तो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उसको भी नहीं बुलाता है। हमने उसको बाय रजिस्टर्ड लेटर डाले हैं। अगर हम गलत चिट्ठी, हमारा कोई कम्युनिकेशन में फ़र्क है तो हमें वो कम्युनिकेट करें। हमने फ़ोन नंबर भी दिया, वर्कर का मेल एड्रेस दिया है, ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे इधर किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ जो वर्कर काम करते हैं वहाँ भी यही हाल है। वो शिकायत करते हैं कि हमारा पैसा कट जाता है, एक बार 2 इंस्टॉलमेंटें किसी ने जमा करवा दी, उसके आगे 6-8 जमा ही नहीं करवाई। तो ये महकमे ने देखना चाहिए ना, जो हमारे से PF के पैसे अपने सर्विस चार्जेस लेता है EPFO, वो हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है। हम उनकी जितना पूरा है इनका सेटअप है हमारे पैसे से चलता है। हम जितना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन देता है उसके ऊपर ये सर्विस चार्ज रखा होता है ना, अपना महकमे का खर्चा निकालने के लिए। तो ये काम इनका है करना। इंटरेस्ट हमारा सामने नहीं आ रहा है पिछले 2 साल से कि कितना इंटरेस्ट किसका बना है, इनका सिस्टम में खराबी है या क्या है, ये तो PF का समस्या है। तो इसलिए हमने ये PF के बारे में ये सारी बातें हम हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जैसे आपने EPFO की बात की है, इसमें एक और बात जो सामने लाई गई थी वो थी जो ESIC यानी ये भी कहा जा रहा है कि जो रिटर्न है, यानी कंपनसेशन जहाँ पे मिलनी चाहिए आप लोगों को, जहाँ पर पैसा ज़रूरत पड़ता है, उसमें भी जो है वो रिटर्निंग देने में जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये मामला क्या है? इसमें ऐसे है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है उसमें हमारी और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जाती है, तो वो हमें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो वर्कर अगर ESI के पास दवाई नहीं है तो वो दवाई अगर मैं बाज़ार से ख़रीदता हूँ तो मुझे अगर डॉक्टर बोलता है ख़रीदो, ऐसे हमारे वर्करों के 5 लाख के मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले 3-4 साल से।
तो वो पैसा अभी तक रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपया इनके पास आता है। तो पैसा देने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है। वो 5 करोड़ रुपया हमारे लोगों का फंसा हुआ है। और बड़ी दुख की बात है कि जो हमारी JNK जम्मू कश्मीर एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस सोसाइटी बनी है, उसके जो चेयरमैन है वो चीफ सेक्रेटरी है। अब अगर चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे भी जाके हम धक्के ही खाने हैं, पैसे ही नहीं हमें मिलने, तो इसके आगे हम कहाँ जाएंगे? ये तो गवर्नर साहब को भी सोचना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी सोचना चाहिए। पिछले 1 साल से डिस्पेंसरियाँ हमारी 8 हैं जम्मू कश्मीर में, 4 जम्मू में है, 4 श्रीनगर में है, और एक पैरासीटामोल की टैबलेट उन डिस्पेंसरियों में नहीं है। जो वहाँ जो स्टाफ काम करता है उसको 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हमारा मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या सरकार बैठी हुई है? रीज़न क्या देते हैं वो? जब आपने अप्रोच किया या पूछने की कोशिश की, कभी कोई रीज़न बताते? जैसे आपने EPFO की बात की है कि उसमें भी जो है वो बहुत सारी हर्डल्स आती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में हर्डल्स आती है, यहाँ पे भी आपको जो है वो रिटर्निंग जो है वो पैसा नहीं मिल रहा है। रीज़न तो कुछ ना कुछ बताते होंगे ना, कोई तो वजह होगी। रीज़न देखिए जी, इतनी कैजुअल गवर्नमेंट चल रही है ना, कैजुअल अप्रोच है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं। अगर हमने पैसा लेना है, बिल पड़े हुए हैं हमारे को, जितना स्टेट में जितना भी IP है जिसको इंश्योर्ड पर्सन बोलते हैं, वो कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर ही होगा। और कम से कम साल का 50-60 करोड़ रुपया, ये इससे ज़्यादा ही होता होगा, मैं तो आज से 5 साल पहले की फिक्र बता रहा हूँ। तो इतना पैसा इकट्ठा होता है, तो वो पैसा ESI पर IP हमें 600-700 रुपया और इसके मेडिकल रिम्बर्समेंट और डिस्पेंसरी वगैरह चलाने के लिए खर्चा देती है। पर ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये इनकी नेग्लिजेंसी से हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ESI बोलती है आप पैटर्न से चलो, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये आगे अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई, जितने एक मैं इसके साथ और एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि जितने हमारे स्टैट्यूटरी बोर्ड बने हुए हैं ESI के, ESI की लोकल कमेटी होती है, जो डिस्पेंसरीज हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें जितनी भी डिस्पेंसरियाँ हो तो उनकी एक लोकल कमेटी होती है। उसकी मीटिंग 2015 के बाद कभी नहीं हुई। स्टैट्यूटरी मीटिंग होनी होती है, उसकी एक्ट में प्रोविज़न दिया हुआ है। एक जो हमारा बड़ी ब्राह्मणा में हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी होती है, उसकी मीटिंग 2020 से लेकर बंद कर दी हुई है। ESI का रीजनल बोर्ड होता है जो पूरे स्टेट के अफेयर्स की सुप्रीम कमेटी होती है जो फैसले करती है, उसकी मीटिंग भी 2020 के बाद नहीं हुई है। तो उसके बाद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंपेल किया होगा आप सोसाइटी बनाइए और उसको आप चलाइए। तो सोसाइटी की ये पोजीशन है कि कस्टमरी एक मीटिंग करते हैं साल में, वो बजट वगैरह रखा हुआ आगे, तो वो पिछले महीने हुआ था और अभी तक लोगों को पैसे नहीं, मतलब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, ये देखेगा, ऐसे कमेटी पे कमेटियाँ खड़ियाँ करते रहते हैं। तो हमारे वर्करों का जो डिस्पेंसरी हैं बुरी हालत है। हम अच्छा कुछ जगह ऐसा है डिस्पेंसरियों में लोग जाते ही नहीं, ड्यूटी नहीं करते, कहीं 20-20 साल से एक ही जगह अटके हुए हैं, तो वहाँ ही ट्रांसफ़र सेटअप किया हुआ अपना। तो वो भी हमने बोर्ड में बोला है कि ट्रांसफ़रें होनी चाहिए, उनकी अटेंडेंस का भी हिसाब किताब होना चाहिए। तो भाई सारा मैस बनाई हुई है, कोई हमारा काम वहाँ चल नहीं रहा सही थे। इससे पहले जो है वो इन मुद्दों को लेकर कोई स्टेप्स आपने उठाए, कहीं अप्रोच करने की कोशिश की आपने? हमने देखिए आज तक तो कम से कम 10 रिप्रेजेंटेशनें हमने डाल दी हैं हमारे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को, ESI के जो DG है दिल्ली में बैठे हुए, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इनको सभी को डालिए कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं। गरीब लोगों ने उधार लेके इलाज करवाया होता है, तो 10-8 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होती है। अगर उसने 50 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है तो कई वर्कर आके रोते हैं इधर बेचारे, उन्होंने उधार देना, कमेटियाँ डाल के जाओ, मतलब पैसा मार्केट से उठा के, तो इतना उनको ब्याज देना पड़ रहा है। अपने पैसे देने के लिए हमें ये सारी जद्दोजहद करनी पड़े, तो गवर्नमेंट बोलती है बैक टू विलेज, फलाना ढमकाना, वो सारा ड्रामाबाजी है। प्रैक्टिकली बताएं ना क्या हो रहा है। फर्दर क्या स्टेप्स लेने जाएंगे अब आप? आज तो आपने ये सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, आज नहीं करेंगे तो हम इन दफ्तरों का घेराव करेंगे, प्रोविडेंट फंड वालों को करेंगे, ESI वालों को करेंगे, जो वहाँ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है हम उनको कमरों में बंद भी करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरबंस लाल जी हमारे साथ थे, भारतीय मजदूर संघ के यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रांत के जो है। आपको बता दें कि EPFO और ESIC से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये दोनों जो विभाग है ये मरकज़ी यानी सेंटर से चलते हैं, और कुछ नेग्लिजेंस जो है वो स्टेट लेवल पर हो रही है, जिसकी बदौलत यहाँ पर मजदूर संघ जो है वो आज प्रेस वार्ता करने के लिए आए हो और अपनी कुछ मांगे और उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके प्रशासन से अपील की है और रिक्वेस्ट की है कि इनके मामलात को जो है वो हल किया जाए, और जितना भी चाहे प्रोविडेंट फंड हो या बाकी कंपनसेशंस जो है वो रिलीज़ नहीं की जा रही। जो बिलों को 5 से 6 लाख के करीब जो बिलें हैं, उनका लाख जो बिलें हैं लोगों की, उनका जो पैसा रिलीज़ नहीं किया जा रहा, वो जल्द अज जल्द जो है वो स्टेप्स लिए जाएँ और बिल रिलीज़ करके जो है वो यहाँ पर मजदूर संघ चाहता है कि इनको रिलीफ दी जाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारे में अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक ले रखें अपना ख्याल। जय हिंद।